आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? दो पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। की जिसको लेकर के सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार में हुई रैली पर लालू यादव ने जब कहा कि मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है और वो परिवार बीजेपी ने इसमें झपट्टा मारा है। और खलीलाबाद तेलंगाना में जैसे ही मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है, उसके बाद एक्स पे नेताओं के लगातार कमेंट्स और बायो में बदलाव करके मोदी का परिवार ये चलाना शुरू किया है। तो चलिए 2014 की अगर बात करें तो मणिशंकर अय्यर का बयान आई वाला, 2019 बात करें तो चौकीदार चोर है, चौकीदार मैं भी चौकीदार ट्रेंड किया। अब मोदी का परिवार, क्या बीजेपी उस रूट पे चल रही है और इसका कितना बेनिफिट मिल पाएगा? जी, क्या लगता है कि 2014, 19 और 24 आपको लगता है कि ये 14 और 19 की तरह ही ये भी ट्रेंड करेगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही ये आज जब सारे के सारे जो मंत्री और बीजेपी ने जब अपने आप को इसके साथ अपने ट्विटर पे टैगलाइन चेंज करी, मोदी का परिवार, तो उसी टाइम पर सबके माइंड में शायद यही एक वो आया, चौकीदार चोर है। अगर आपको याद हो 2019 राहुल गांधी ने एक अटैकिंग मोड पे यहाँ पर एक रैली की थी और जिसमें कहा था अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और चौकीदार चोर का स्लोगन दिया। और जैसे ही वो चौकीदार चोर है का स्लोगन दिया, वैसे ही सबने अपनी ट्विटर अकाउंट्स पे सबने लिख दिया कि चौकीदार चोर, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो यानी वही चीज यहाँ पर हो रही है। अब उन्होंने जिस तरह से पहला जो इलेक्शन था वो मौत का सौदागर वाला एक आया था कटाक्ष, जिसको अच्छे से कैश इन किया बीजेपी ने। दूसरी बार ये आया चौकीदार चोर है वाला, अब आज तीसरा आ गया मोदी का परिवार। तो मुझे लगता है विपक्ष को जो यानी ये सोचना चाहिए कि ये जो बीजेपी पार्टी है ना, इसकी ना रणनीति जो है ना, मुझे लगता है वो एक इतनी स्ट्रांग है कि उससे कॉम्बैट करने के लिए इनके पास में उतना सामान होना चाहिए आज के टाइम पर। अब आज जब प्रखर होकर और मुखर होकर जब बीजेपी पूरे अटैकिंग मोड पे आ गई है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है विपक्ष एकदम चुप बैठा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है।
तो यानी ये इलेक्शन में ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। वो वॉर जो होती है ना, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए, नहीं तो निराधार हो जाता है। एकदम से ऐसी तस्वीर आ गई है कि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं अब बोलने का, गलती कर गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि कुछ देर पहले भी मैं किसी से चर्चा कर रहा था तो ये कहना था कि लालू यादव जी हो चाहे राहुल गांधी जी, कोई भी हो, बीजेपी के पास में उस तरह की एक वर्कर्स की फोर्स है, किसी भी मुद्दे को कैसे भी करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर सकते हैं। कल भीड़ अच्छी जुटाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये आती है कि जिन मुद्दों को लेकर के घेरने की कोशिश बीजेपी को की जाती है, मोदी को की जाती है, वहां वो कितना स्टैंड करते हैं। कि देखिए अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव का अलग तंज है, लालू यादव ने फिर पलटवार किया और कहा है कि बातों से बचने के लिए, एजेंडे से भटकने के लिए परिवार का सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी। अब देखिए वो बार वो ऐसे चलता रहेंगे और अटैक और एक सेकंड रुकिए, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा एक शोर हो रहा है। जी जी जी, मैं बिल्कुल आपको कंटिन्यू रखना चाहूंगा। तो एक ऐसा मुद्दा थमा दिया गया है बीजेपी को, अब ये मुद्दा कितना कारगर रहेगा और कितना इस पर स्थिति रह पाएगी ये देखने वाले। जी अर्चना जी कंटिन्यू। जी तो वही बोल रहे हो, यानी एक तरह से वो आप अटैक और अटैक मोड पे तो आप आ रहे हो, लेकिन उसमें आपके पास में ना बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो, अब इतनी बड़ी सोशल मीडिया की फौज, आपके इतने एमपी, इतने एमएलए जब एक साथ होकर अटैक कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना 75% तो वो अपने आप ही हो गया इनका जो आपको चाहिए मैंडेट, तो वो मैंडेट वन साइडेड ही से दिख रहा है। और दूसरी तरफ आपके पास, आपको खुद को पता है कि क्या हो रहा है। अभी तक आज किसी कांग्रेस कार्यकर्ता से बात हुई थी तो वो थोड़ा चिंतित भी था कि यहाँ तो दूसरी लिस्ट आने की तैयारी हो गई है और हमारी तो अभी यात्रा ही नहीं खत्म हुई है, कब हम क्या करेंगे। तो बेचारे थोड़े से निराश भी थे, हताश भी थे। तो यही कहना था कि लोकसभा इलेक्शन की जो तैयारी होती है, तैयारी है नहीं, ग्राउंड पे हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब बताओ, ये इतना बड़ा चैलेंज आ गया, इतना बड़ा परिवार आ गया, अब हम इतने बड़े परिवार से कैसे लड़े। की बात है, कहीं ना कहीं रणनीति में चूक कही जा सकती है, क्योंकि अभी तो फेस के रूप में, बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस है, कांग्रेस की उसकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, ये माना जा सकता है। चलिए मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया परिवार के नाम पर, 14 में चाय वाला और 19 में चौकीदार, तो आप परिवार उसी रूट पे चल रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ये विपक्षी दल कहीं ना कहीं ऐसी चूक कर जाते हैं कि एक मुद्दा दे देते हैं। मुद्दों की वजह से सरकार, यदि विपक्षी दल चाहते तो उनके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं थी, वो और मुद्दों पे घेर सकते थे। ये व्यक्तिगत तौर पे जो अटैक किया मोदी को लेकर, तो आज मोदी की लोकप्रियता तो है ही, और भाजपा उसको पूरा बुना रही है। तो आज उन्होंने उस रूप में उसको मोदी का परिवार के रूप में, कि 140 करोड़ की जनता मोदी का परिवार है। तो ये विपक्षी दलों को और इनके नेताओं को देखना चाहिए कि मुद्दों के आधार पर यदि लड़ाई लड़ते, मोदी के खिलाफ किसी मुद्दे पे लगते, ये व्यक्तिगत एक रूप में वो लिया है, तो उसको तो भाजपा बुनाने में कितनी माहिर है, उसका प्रचार तंत्र कितना गजब का है, वो कितनी बड़ी पार्टी है, ये आप और हमसे कहीं छिपा हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से आपने ही बताया कि 2019 में जो चौकीदार चोर कह दिया था, तो मैं भी चौकीदार हूँ, तो उस रूप में एक माहौल खड़ा कर दिया था। अब मोदी परिवार के रूप में भाजपा एक पूरे देश में ले जा रही है। आज भी प्रधानमंत्री जी कहीं तेलंगाना में थे, तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में सीधे तौर पे कहा, जनता से मतलब हामी भरवाई कि मैं मोदी परिवार हूँ। तो उस तरीके से अब सारे भाजपा कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया हैंडल पे मेरा मोदी परिवार, मैं मोदी परिवार का हूँ, तो उस तरीके की एक चीज चल रही है। एक माहौल खड़ा कर दिया भाजपा ने कि मोदी के पीछे, मोदी को बहुत भाजपा ने एक लोकप्रियता इस ढंग से और पहुंचा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हाथ, मैं तो ये मानता हूँ, विपक्षी दलों का है। लालू यादव ने जिस ढंग से कहा, ये व्यक्तिगत टिप्पणी हमारी राजनीति में आम जनता भी स्वीकार नहीं करती। उन्होंने जिस ढंग से कहा कि भाई इनकी संतान नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये एक आप और हम इस चीज को, मतलब निजी बातचीत में भी लोग इस तरीके की कहीं किसी से टिप्पणी नहीं करते, तो उस रूप में एक सार्वजनिक तौर पे एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना, और वो ऐसी पार्टी के जो बहुत बड़ी पार्टी है, उनके देश भर में कार्यकर्ता, तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी दल इससे अपने कटघरे में तो खड़े हुए ही हैं। अब उनको जवाब देते नहीं बन रहा। एक चीज और उन्होंने कह दी कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए
कि उनके हिंदू होने पर भी शक कहीं ना कहीं जताया जा रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल एक तरफ तो कहते रहे कि हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू का ये मतलब उस ढंग से तो सब चीजें आने वाले चुनाव में एक राजनीतिक दल है, वो सियासी चाले भी चलता है, तो निश्चित रूप से उन चीजों का कहीं ना कहीं वो फायदा उठाएगा। और राजनीति में हमने देखा ही है, वोट की राजनीति में फायदा जिसको मिलता है वो ही होता है, ये नतीजा बताएगा, ये एक अलग बात है। वो गुस्से में है नतीजा क्या आता है। यदि नतीजा भाजपा के बहुत ज्यादा पक्ष में आ जाता है, ये कारण भी उस समय जब हम एनालिसिस करेंगे कि भाजपा इतने भारी बहुमत से क्यों जीती या क्यों हारी, तो उसमें जीतने में एक कारण ये भी शामिल हो जाएगा। जी योगेंद्र। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात ये हो रहा है कि अब इसमें कोई निजी विचार भी नहीं कह सकता, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कंध कसा है। और अगर हम बात करें तो राहुल ने भी कहा है, कि राहुल ने भी अगर चौकीदार चोर है ये कहा, तो वो स्टेज से नारे लगवाते थे कि चौकीदार पब्लिक कहती थी चोर है। तो ये भी नहीं कह सकते कि राहुल गांधी के अपने विचार थे या लालू यादव के अपने विचार हैं, क्योंकि अलायंस का कोई भी लीडर सब नेताओं की मौजूदगी बैठा है, तो उसके इंडिविजुअल विचार नहीं हो सकते। इसका मतलब आपके अलायंस के विचार हैं ये कहा जा सकता है, तो इससे पीछा भी छूटना होगा। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ये विपक्षी दलों का जो साझा गठबंधन था उसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे उस मंच पर, जिस मंच से भाषण दिया गया, तो सबकी एक तरह से सहमति मानी जाएगी। राजनीति में भाजपा सारे दलों को घेर लेगी। जिन राज्यों में विपक्ष के मतलब जहां मुकाबला कांग्रेस से, तो कांग्रेस के पार्टी को घेरा जाएगा। जहां अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला उनसे होगा, तो वहां उस पार्टी को घेरा जाएगा। तो निश्चित रूप से भाजपा इस चीज को कि भाई हमारे प्रधानमंत्री को ये कह दिया, उनके हिंदू होने पर भी शंका जाहिर की, जबकि आप और हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से भाजपा हिंदू सनातन इन मुद्दों को बड़े जोर शोर से और बड़े आक्रामक तरीके से, मैं तो इसको आक्रामक तरीके से ही कहूंगा, वो खुलकर अपने उस रूप में खेलती है। तो विपक्षी दलों को जब मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए था। विपक्षी दलों के पास मुद्दे थे, महंगाई को लेके कर सकते थे, बेरोजगारी को लेके कर सकते थे, प्रधानमंत्री या भाजपा को घेरने के लिए उनके पास कई और मुद्दे थे जो राजनीतिक तौर पे जनता को लुभा सकते थे। वो अब ये व्यक्तिगत टिप्पणियों से। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मोदी पर इस वक्त या तो आपकी रणनीति इतनी मजबूत, आपके पास में कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेन कराने के लिए इतनी सामग्री होनी चाहिए कि ये लीजिए लीजिए। आपने सही कहा कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी एक्सरसाइज नहीं है। मोदी का वक्त अब के साथ में चीजों को देखना चाहिए कि ये चीज इतनी ट्रेंड कर जाए कि आपके लिए मुसीबत बन सकती है, नुकसान हो सकता है। आप सही कह रहे हैं कि सनातन वाला जो बयान है वो साउथ से निकला, लेकिन मुसीबत में पूरा हिंदीवासी चला गया, उसका खामियाजा भी पड़ा। 3 काफी इम्पैक्ट रहा, क्योंकि तुर्कीकरण को लेकर के बीजेपी जिस तरह से भुनाने की कोशिश करती है, भुना रही है, वैसे विपक्ष को सजे हुए बयान करना होगा। ये उनका अपना एजेंडा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि उनके पास में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर के अगर चर्चा करना चाहते हैं तो बीजेपी इससे पीछे हटने वाली नहीं है। उनके पास में कुछ वर्कफोर्स है और वो काम करते हैं। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, मुद्दों की कोई कमी है सबके पास में या उनके एक्सरसाइज में कोई कमी है? मुद्दे तो देखिए वही, जब अब आज जैसे बता रही हूँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी जो वार्ता हो रही थी आज, तो उनका यही कहना था कि हमको मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन अब उनको बुलाया नहीं गया। अब हम लोग अभी जाते हैं जो इलेक्शन है, हम क्या मुंह लेकर जाएं, क्योंकि अभी कोई ऐसी चीजें तैयारी है नहीं जो हम बात कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। अब जहां पर ये अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, तब इन्होंने काफी अच्छा, ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको छेड़ा, सुनाया, लेकिन लास्ट मिनट पर वो माहौल नहीं बना पाए। ओपीएस मतलब आपके पास में एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे वोटर्स की जो आपके पक्ष में आ सकते थे। ओपीएस आज भी पूरे भारत में एक बड़ा मुद्दा है, और शायद इसी कारण अमित शाह जब यहाँ पर जयपुर आए तो उन्होंने कहा भी था कि एक कमेटी बनाई गई है जो इस पर पूरा का पूरा एक रिव्यू कर रही है, और जो हम जैसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में हमको अनाउंस करेंगे। तो यानी इतना बड़ा मुद्दा है एक, जिसमें कि अमित शाह को भी अपना वो देना पड़ा, विचार प्रकट करने पड़े। लेकिन आज के टाइम पर हम देखें मुद्दा गायब है, कहीं पर भी नहीं। सोशल सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू था, सोशल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से बुझाया जा सकता था,
पेट्रोल और डीजल, यानी वाकई उस टाइम पर जो मोदी की गारंटी पर जो आई थी, एक बहुत बड़ी बात थी, वो भी यहाँ पर जो सारे मिनिस्टर आकर बोल के गए थे। आज आज कुछ भी नहीं है वो, अगर आज हम देखें जो है धरातल पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो विपक्ष इन मुद्दों को बहुत अच्छे से भुना सकती थी, टाइम भी था और यानी एक अच्छी रणनीति की जरूरत थी। लेकिन शायद मुझे लगता है ये न्याय आपका इस टाइम पर एक स्ट्रेटेजिकली गलत एक इन लोगों का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि इस टाइम पर बैठकर ये मुद्दों को शॉर्टलिस्ट करके उसको मुद्दों को लेकर सड़क पर जाते तो मुझे लगता है ज्यादा उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता। बिल्कुल ये बात सही है। देखिए बीजेपी के लिए अगर केवल ये कहा जाए कि भावनाओं से खेलते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं, देखिए उसमें भी अपनी एक एक्सरसाइज होती है। ये धरातली चीज को कैसे उठा सकते हैं और धरातल पे कैसे उसे उतारना है, इसकी अपनी एक रणनीति होती है। यार सर पर है, विपक्ष के बात में रणनीति नहीं है, मुझे लगता है कि इसका नुकसान और खामियाजा तो विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। राजू जी आपके पास आना चाहूंगा। महज विपक्ष का ये कह देना कि मोदी भावनात्मक तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं या मुद्दों को उठाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसमें भी आपको लगता है कि ऐसे हवा में होता है, कुछ रणनीति बनानी पड़ती होगी? नहीं, रणनीति बनानी पड़ती है। और जो जिन चीजों को विपक्ष ये कहता है कि मोदी भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं कहते कि भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे कोर इशू रहे, हम शुरू से इन चीजों को लेकर लड़ते आ रहे हैं, जैसे कश्मीर से धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना। तो भारतीय जनता पार्टी ये कोई आज से नहीं कह रही, 30-40 साल से इन चीजों को लेकर वो सड़कों पे रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रही है, वो अपने कोर इशू को बीजेपी ने कभी छोड़ा नहीं। और इसी तरह विपक्ष को भी चाहिए था कि यदि भाजपा से उनको लड़ना है, भाजपा आज की भाजपा अलग है, 30 साल पहले वाली भाजपा अलग थी, तो उसमें एक तुलना विपक्षी दलों को खासकर कांग्रेस को भी ये देखना चाहिए कि आज की जो भाजपा है, मौजूदा दौर की जो भाजपा है, वो अपने कोर इशू को लेके इतनी आक्रामक रहती है। आप देखिए विपक्षी दल या भाजपा शुरू से कहती आ रही थी, विपक्षी दलों पे आरोप लगाती रही है तुष्टीकरण करते हैं। मैं कभी मतलब इस चीज का खुलकर समर्थक या विरोध में बात नहीं कर रहा, मैं पार्टियों के सियासी रूप में बता रहा हूँ आपको। भाजपा तो इन पर शुरू से आरोप लगाती रही, 40 साल 50 साल पुरानी चीजें आप उठा के देख लीजिए मीडिया में या भाजपा के घोषणा पत्रों में, वो सीधा सीधा आरोप लगाती रही कि कांग्रेस और विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब वो तो खुल के कहते हैं, विपक्षी दल और कांग्रेस उन्हीं चीजों को लेकर कहता है कि ये भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि विपक्ष को और कांग्रेस को अपने आइडियोलॉजिकल मुद्दों से लड़ना चाहिए था। भाजपा से वो लड़ सकते थे, अपनी विचारधारा के आधार पर लड़ सकते थे। विपक्षी दल कह सकते थे कि हम भाईचारा बढ़ाने के लिए हमारे मुद्दे हैं, वो कहीं इस चीज को हावी नहीं करते, वो भाजपा पे उसी के रूप में अटैक भी कर सकते थे, पर वो उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब भाजपा जहाँ हिंदुत्ववादी राजनीति में गए, आप देखिए विपक्षी दल के लिए था, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कहना पड़ा मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊ पहनता हूँ, मतलब आप उनकी लाइन पकड़ रहे हो। मंदिर को लेके कहीं खुल शुरू में तो विरोध करते रहे विपक्षी दल की, नहीं मंदिर नहीं बन सकता, ये जो भी चीजें हुई, लेकिन बाद में वही कहने लगे नहीं मंदिर में हम जाएंगे। वो दाएं बाएं की चीजों को लेके आते रहे कि भाई ये भाजपा का ही कार्यक्रम बनकर रह गया है, जबकि राम तो सबके हैं। तो कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति रही, जो वो कांग्रेस और विपक्षी दलों में असमंजस की हर चीज में स्थिति रही, वो कहीं ना कहीं फॉलो करते नजर आए बीजेपी की लाइन को ही। बीजेपी मंदिर वाली राजनीति करती रही तो कांग्रेस के नेता भी मंदिर जाने लग गए। जो बड़े नेता है कांग्रेस के, सुप्रीम लीडर है, वो भी अपनी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि मंदिर भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लगा लोगों को कि हम विपक्षी दल या कांग्रेस को क्यों चुने, हम तो मूल पार्टी को ही चुन ले जो उसकी कार्बन कॉपी करना चाह रहा है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस यदि मुद्दों के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ती तो बेहतर रहता, और हो सकता है जनता उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ आती। अब वो व्यक्तिगत टिप्पणियां सारा मोदी विरोध पे है, ये जो विपक्षी दलों की है और खासकर कांग्रेस की। राजू जी मुझे ध्यान है कि मैं कुछ पढ़ रहा था ऐसे ही विकिपीडिया पे, व्यक्तिगत टिप्पणियां पहले भी बहुत होती रही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उनको कैच कैसे कर पा रहे हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी, चाहे पंडित नेहरू हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, व्यक्तिगत टिप्पणियां भी बहुत लोगों पे हुई हैं। लेकिन अभी बीजेपी के पास में जो कोर टीम है
वो किसी भी मुद्दे को कैसे डाइवर्ट कर सकती है, उनके पास में एक हुनर कहूंगा मैं, ये हुनर है। तो अर्चना जी, ये माना जा सकता है कि दौर बदल गया है, विपक्ष को अपना ढर्रा और दौर के साथ ही समझौता करना होगा। सर बिल्कुल, विपक्ष को ना मैं हर डिबेट में यही बोलती आई हूँ, एक अच्छे प्रजातंत्र के लिए अच्छा विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और इसका स्पष्ट कारण ये है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो जनता से प्रॉमिस करती है तो उन मुद्दों को वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, इसको इस इशू को उठाने वाला भी कोई होना चाहिए। अब दूसरी यहाँ पर विपक्ष भी इतना ज्यादा डिवाइडेड है जिसको कह सकते हैं कि कुछ यानी कांग्रेस से इंटरनल रिपोर्ट्स ही आती हैं। सबसे पहले वो खबर थी कि ये जो न्याय यात्रा निकल रही है इसका कोई भी सुचारू प्लान नहीं था कि कब ये यात्रा कहाँ जाएगी, किस रूट से जाएगी, वहां पर कब आएगी, कौन से इश्यूज। और सबसे मेजर तो इस यात्रा का मैंने तो लिखा भी था कि टाइम जो है, टाइम राहुल गांधी ने, यात्रा सही हो सकती है, मकसद सही हो सकता है, आपने जो समय चुना, सामने वाला तो लिस्ट जारी कर आप अपनी यात्रा निकाल रहे हो, जैसा आपने एक कार्यकर्ता की पीड़ा जाहिर की है। बिल्कुल। और दूसरी चीज सर, वो बीच में आप कभी भी गैप भी ले रहे हो उस यात्रा में। फिर मुझे यही के वर्कर्स बता रहे थे, जो हमने भी लिखा, कि राजस्थान ने आपको अभी असेंबली पोल्स में 70 सीटें दी हैं, अच्छी सीट्स है ये, यहाँ पर अच्छा माहौल है। आप यात्रा में आए तो कम से कम 2-3 दिन यहाँ रुकते, यहाँ माहौल बनाते। आप तो यहाँ पे टच एंड गो करके चले गए, आप धौलपुर आए, 1 दिन रुके, फिर आपने 5 दिन का ब्रेक ले लिया, दूसरे दिन फिर आप धौलपुर से आप एमपी एंटर कर गए। तो लोगों को पता भी नहीं चला राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पर एंटर हुई, क्या रहा किसी को नहीं पता चला। तो यानी ये चीजें ऐसी हैं कि अब कौन है जो आपको स्ट्रेटेजिकल आपको इस तरह का एडवाइस दे रहे हैं। यानी सबसे बड़ा जो ये यक्ष प्रश्न बन गया है, हर कोई ये कार्यकर्ता बोल रहा है कि कांग्रेस की रणनीति तैयार कौन कर रहा है, क्योंकि रणनीति बहुत ज्यादा ग्राउंड पर सिग्निफिकेंट नहीं लग रही है। तो ये ऐसे क्या कोई भी रणनीति बना रहा है, या कोई भी रणनीति बना रहा है, या बिल्कुल, या कोई रणनीति भी बना रहा है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव उसे नहीं कह सकते हैं। चलिए मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, मुद्दों को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे लगते हैं। विपक्ष को अब की बीजेपी के अनुसार आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी या पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे, क्योंकि अभी तक विपक्ष की ऐसी कोई रणनीति सामने नहीं आती है, या कोई प्रभावशाली तरीके से अगर कहें कि हाँ जिसका इम्पैक्ट आ रहा हो, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरत तो भाषणबाजी से अहम यह है कि इनको विचार करना चाहिए कि हम किस वक्त किसको कब कैसे घेरना है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष को कहीं ना कहीं अपनी मजबूती खुद दिखानी होगी। अब संगीता जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को खुद से ही मजबूत होना चाहिए। ये कोई उसका विरोधी पार्टी या जो सत्ता पक्ष है उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि विपक्ष को वो जिताए या सीटें जिताए। ये तो खुद को, विपक्ष को ही या कांग्रेस को ही ये अपनी सीटें बढ़ानी होगी। ये चुनाव मैदान में जाते हैं तो कोई उम्मीदवार ये नहीं चाहेगा कि उसका विरोधी जीत जाए। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो विपक्ष को मजबूत करे। जनता के बीच पैठ बढ़ानी है तो विपक्ष को खुद को अपने से मुद्दे सामने लाने होंगे कि जनता उनको भी चुने, उनकी बात पे भी विश्वास करे। सबसे बड़ा क्या लोकतंत्र में जनता को भरोसा देना है। राजनीतिक दलों को जनता को, अब उसमें जनता फैसला करेगी। हो सकता है जनता अच्छा फैसला कर देगी, भाजपा के मुकाबले विपक्षी दलों को भी खड़ा कर दे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है रणनीति का बात है, जो योगेंद्र जी आपने पूछा, तो ये रणनीति पार्टियों को इनको खुद को बनानी होगी कि वो मजबूत कैसे हो, जनता के मुद्दे क्या हैं उनको सामने लाए। और जो भाजपा 10 साल से शासन कर रही है उसकी जो कमजोरियां है उनको उजागर करे। जनता तो दोनों पक्षों को सुनेगी और अपना फैसला तब देगी। तो इसलिए जिम्मेदारी दोनों राजनीतिक दलों की अपने अपने ढंग से होती है। अब वो कोई दल अपने पक्ष में माहौल को भुना ले जाता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है। तो इसमें तो बिल्कुल जी, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि विपक्ष को अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं चूक है, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, अचानक नहीं है, बीजेपी की टीम है, रणनीतिकारों की उनकी अपनी टीम है। ऐसे हवा में बात मोदी नहीं कर रहे हैं कि पहले चाय वाली बात को बुलाने की कोशिश की हो या फिर उसके बाद में चौकीदार की बात, आज परिवार की बात। मुद्दा तो विपक्ष ने दिया है, अपनी ओर से मोदी ने नहीं गढ़ा है। तो विपक्ष को चाहिए कि अपनी सौदागर वालों को बोल रहे हैं, जो सबसे पहला जो मोदी के ट्विस्टिंग उसमें आया था, एक कमेंट आया था सोनिया गांधी का मौत का सौदागर, और उसके बाद ये बीजेपी को पूरा उसके बाद मिलता गया ट्रैक्शन। बिल्कुल,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कोई भी मुद्दा आप खुद थमा रहे हैं, तो मोदी इस मामले के अंदर मास्टर हैं, तो वो खुद उसको कैच कर रहे हैं। उनके पास अपनी रणनीति बनाने वालों की टीम है। अब चाहे विपक्ष को कि अगर मुकाबला करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, पुराने डर्रे से बाहर निकलना होगा। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।